की याद आती है। और आज आप लोग अपना इतना महत्वपूर्ण समय हमारे साथ साझा कर रहे हैं, इसके लिए पहले तो तहे दिल से आपका बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। और जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए कि आज आपने अपना ये महत्वपूर्ण समय, ये संडे हमें दिया है, ये हमारे प्रदेश की जनता को दे रहे हैं। आज महिलाओं के साथ मेरा सेशन है, बेहद खूबसूरत डॉक्टर्स इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, अपनी अपनी फील्ड की माहिर भी हैं, अपने अपने क्षेत्र की। और विधि जी मेरे साथ हैं, डॉक्टर सुमन जी मेरे साथ हैं, प्रज्ञा जी मेरे साथ हैं, नीरज जी मेरे साथ हैं, साथ ही साथ हमारे साथ भावना जी हैं और हमारे साथ मोनिका जंदल जी भी हैं। तो आप सभी का पुनः स्वागत। और बहुत महत्वपूर्ण विषय के साथ हम इस बात को शुरुआत करें, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो न सिर्फ परिवार की जननी है, वो संसार की, एक समुदाय को भी वो बनाती हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि ज्यादातर महिलाएं अपने परिवार का तो ध्यान रखती हैं, लेकिन कई बार वो खुद अपना ध्यान ठीक से नहीं रखती। और मुझे लगता है इस चैलेंज को आप बहुत फेस करती होंगी अपने अपने क्षेत्र में, कि आप ध्यान क्यों नहीं रखते हो, क्यों डॉक्टर की मुसीबतें बढ़ाते हो, क्यों समय पे टेस्ट नहीं कराते, क्यों जो आपको एक एज के बाद एक जो प्रॉपर जांच करानी चाहिए आप नहीं कराते, या खान पीन का ध्यान क्यों नहीं रखते। ये तमाम सवाल रहते हैं और यही फिर संकट का कारण बनते हैं, पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी। तो मैं शुरुआत करने जा रही हूँ भावना मैडम, सबसे पहले आपके साथ। और जिस तरह से आपका अनुभव है लंबा, और न सिर्फ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका एक अच्छा अनुभव है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ में एक लंबे अरसे से आप सेवाएं दे रही हैं, ऐसे में क्या महसूस करती हैं कि छत्तीसगढ़ की महिलाओं की क्या स्थिति है वास्तविक रूप से, कितनी जागरूक हैं वो अपने स्वास्थ्य के प्रति? देखिए, मैं कैंसर की विशेषज्ञ हूँ, तो कैंसर पे अगर फोकस करा जाए तो महिलाओं को छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट और स्तन का कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के जो नीचे हिस्से वाला कैंसर है, वो काफी कॉमन है। और जो अगर लाइफस्टाइल देखा जाए तो 2 कारण हैं। मुंह का कैंसर भी कॉमन है और वो तंबाकू से रिलेटेड है। 2 लाइफस्टाइल चीजें हैं जो महिलाओं में छत्तीसगढ़ में मैंने यूनिकली देखी हैं। एक तो तंबाकू का सेवन, जिसके बारे में हम काफी काम कर सकते हैं उसको कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, और दूसरा है मेंस्ट्रुअल हाइजीन। सो हर गांव में जब हम जाते हैं तो तालाब हैं, और ये एक सोशल है कि तालाब में नहाना, और वो ठीक है, पर लेकिन अगर रनिंग वाटर है तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो क्रॉनिक इन्फेक्शंस होते हैं, क्रॉनिक सर्विसाइटिस बोलते हैं, नीरज जी गायनेकोलॉजिस्ट ज्यादा बता पाएंगे इसके बारे में, तो उससे क्या है, जब वो कई सालों तक रहता है तो उससे सर्वाइकल कैंसर हो जाता है। और दूसरा, जैसे आपने जागरूकता के बारे में कहा, तो अवेयरनेस बहुत कम है पर लेकिन जैसे मैंने यूपी, हरियाणा, राजस्थान, कई स्टेट्स में काम किया है, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तो देखा जाए तो भारत में बहुत अवेयरनेस कैंसर के बारे में हर गांव में कम है। ये छत्तीसगढ़ के लिए ही यूनिक नहीं है, अगर आप यूपी के गांव में भी जाएंगे तो वहां पे भी कैंसर के बारे में, अगर कैंसर को छोड़ के हम हेल्थ के बारे में सोचें तो हेल्थ के बारे में भी अवेयरनेस कम है, वो प्रायोरिटी दूसरों को देते हैं। तो गवर्नमेंट के सहयोग से कैसे इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इस पर मैं आगे आपसे चर्चा करूंगी। नीरज जी, मेरा आपसे सवाल है, आजकल एक बड़ी कॉमन सी बात करते हैं कि जिसको देखो सिजेरियन डिलीवरी हो जाती है। नीरज जी, इस पे क्या आप प्रकाश डालेंगे कि इतना कॉमन हो गया, क्यों हुआ, इसके कारण क्या है? क्या पेशेंट बहुत इजी गोइंग में चाहते हैं, या डॉक्टर्स चाहते हैं, जैसे आम लोगों में धारणा है कि भाई डॉक्टर्स तो जो हैं बिल बढ़ाना चाहते हैं इसलिए वो सीजर उठा के कर देते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? दूसरा, यदि सीजर हो रहा है तो माँ और बच्चा दोनों की हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है लॉन्ग टर्म में? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि सिजेरियन रेट्स नॉर्मल डिलीवरी के मुकाबले में बहुत ज्यादा बढ़ा है। अब एक हाथ से सिर्फ थप्पड़ बजता है, ताली 2 हाथ से बजती है। मैं अभी वो पैनल भी सुन रही थी कि जिसमें एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी में चर्चा हो रही थी। तो ह्यूमन बॉडी एक ही है, उसी में एलोपैथी बैठेगी, उसी में होम्योपैथी बैठेगी, उसी में आयुर्वेद बैठेगा। तो जितनी फीमेल्स हैं, आप बताइए हमारे घर में, अगर आप रूरल और अर्बन डाटा को कंपेयर करें तो सिजेरियन रेट्स जो है वो अर्बन पॉपुलेशन में बढ़ा है। रूरल में मोर और लेस, इनफैक्ट सिजेरियन ना होने की वजह से, टाइमली सिजेरियन ना होने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अर्बन हाउसेज में कितने घरों में इंडियन टॉयलेट्स यूज होते हैं, कितने घरों में नीचे बैठ के खाना खाया जाता है, कितने घरों में स्क्वाट्स, जितना भी हमारा जिन पोजीशंस में इन्वॉल्व था वो एक्सरसाइजेज ही खत्म हो गई हैं। और समहाउ अगर आप छत्तीसगढ़
की बात करते हैं तो या फीमेल्स का जो एक बॉडी स्ट्रक्चर है वो कंपेयर टू नॉर्थ, अगर आप पंजाब हरियाणा में देखो टॉल फीमेल्स हैं, वाइड पेल्विसेस हैं, और इसके बाद हम अपनी मसल्स भी यूज नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल चेंज भी हुआ है। और सेकंड, अब हम जिस टाइम में है ना, हमें इंस्टेंट नूडल्स चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो किसी को भी वो नॉर्मल लेबर में, चाहे हम कितनी भी लेबर एनाल्जेसिया पेनलेस की बात करें, वो पेशेंस ही नहीं है। सबको एक बच्चा करना, उनको लगता है बस जल्दी से हो जाए, थोड़ा बहुत भी कॉम्प्लिकेशंस अगर नॉर्मल डिलीवरी में होता है तो उनको लगता है कि सिजेरियन करा लेते तो सब अच्छा होता। तो ये तो पेशेंट फैक्टर्स हैं। डॉक्टर्स का जहां तक आपने बोला, देखिए बिल कुछ मैटर नहीं करता है। सब डॉक्टर्स आजकल नॉर्मल और सिजेरियन के लिए एक जैसा चार्ज करते हैं। इनफैक्ट नॉर्मल डिलीवरीज में ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं कंपेयर टू सिजेरियन, तो वो कोई एंगल नहीं है। बट एवरीवन वांट्स कि आजकल के डेट में एक ही बच्चा चाहिए, हेल्दी हो जाए। सिजेरियंस थोड़ी देर की आराम, लंबी परेशानी, और नॉर्मल डिलीवरी थोड़ी देर की परेशानी, लंबा आराम। लॉन्ग टर्म में ये सब चीजें अपने को 10-15 साल के बाद दिखाई देंगी। देयर आर मेनी स्टडीज जो आ चुकी हैं जो बोल रही हैं कि वो बच्चे जो प्लान्ड सिजेरियन से पैदा होते हैं, उनकी गट हेल्थ, उनके गट में जो बैक्टीरियाज होते हैं, आप शायद पानी के बिना जी लेंगे लेकिन बैक्टीरिया के बिना हम लोग नहीं जी सकते हैं। वो गट हेल्थ एक सिजेरियन बेबी के मुकाबले में अलग होती है, इसलिए इन बच्चों का इम्यून सिस्टम अलग रहेगा। शायद इन लोगों में इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या कैंसर्स आगे जाकर के ज्यादा हो सकते हैं। एंड एनी सर्जरी इज एनी सर्जरी। फ्यूचर में यही फीमेल्स जो अभी इजिली तो आप इससे तो एग्री करती ना कि डॉक्टर अननेसेसरी डराते नहीं है? नहीं, अननेसेसरी ये है नहीं बोला दोनों हाथ से, लेकिन अगर पेशेंट आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखेगा तो डॉक्टर को भी डर लगता है कि अगर कल को कुछ भी 19-20 हो गया तो सामने वाला तो जिद कर रहा था, व्हाई आई शुड पुश फॉर द नॉर्मल। डॉक्टर सुमन, आपसे सवाल है। अभी मैडम ने कहा, भावना जी ने, कि तंबाकू यहाँ पे महिलाएं छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा एडिक्टेड हैं इस बात के लिए। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, हालांकि इलाज भी आ गए हैं और कैंसर के मामले में हम कई जगह सक्सेस भी हो रहे हैं, बल्कि इलाज बहुत बेहतर होने लगा है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ नकारात्मक नहीं, सकारात्मक बात भी, तो उसमें क्या क्या है और कैसे बेहतर हम पहुंचते जा रहे हैं उस स्टेज पर कि हम कैंसर से बहुत आसानी से लड़ रहे हैं? जी, देखिए, किसी भी, जैसे हम डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं ना कि अगर अवेयरनेस सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी समस्या से लड़ने के लिए, तो ये बात सच है कि हमारे देश में अवेयरनेस बाकी डेवलप्ड कंट्री से कम है। बट पिछले 15-20 सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है छत्तीसगढ़ का, कि अवेयरनेस डेफिनेटली बहुत ज्यादा बढ़ी है। बहुत सारी चीजों का योगदान रहा है, डॉक्टर्स का योगदान रहा है, मीडिया का योगदान रहा है। आजकल चाहे छोटा सा गांव भी हो, हर मोबाइल की वजह से या सोशल मीडिया की वजह से लोग काफी ज्यादा अवेयर है। सो एक तो बात अवेयरनेस की हो गई। पहले जो मैं देखती थी कि लोग काफी बढ़े हुए स्टेज में आते थे, आज से 15 साल के कंपैरिजन में अगर मैं देखूं तो आज के डेट में डेफिनेटली लोग थोड़ी सी जल्दी आने लग गए हैं। और हम कितनी भी साइंटिफिक बातें कर ले, एक चीज जो बॉटम लाइन हमारे समाज में रहती है, खास करके अगर मैं हेल्थ सेक्टर में बात करूं, तो वो है फाइनेंस। और फाइनेंस के बिना हम कितना भी अच्छा, कितना भी साइंस जानते हो, हम वर्क नहीं कर सकते हैं। सो आप लोगों की जो थीम भी है आज की, कि आयुष्मान भारत योजना ने बहुत फर्क लाया है, क्योंकि मैंने वो समय भी देखा है जब कोई आयुष्मान स्कीम नहीं थी, और मैंने सालों तक पेशेंट का बिना आयुष्मान के भी ट्रीटमेंट किया है, और पिछले कुछ सालों से आयुष्मान स्कीम आई। तो आई थिंक एटलीस्ट कैंसर के क्षेत्र में इसका काफी योगदान रहा है, क्योंकि मरीजों को पता है कि अब इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी निःशुल्क किया जा सकता है। हालांकि हर चीज की खामियां होती है, बहुत सारी खामियां हैं आयुष्मान की भारत योजना की, जिसको हमको एड्रेस करने की जरूरत है। बट डेफिनेटली अवेयरनेस बढ़ी और इसकी वजह से मरीजों के आने भी लग गए हैं और बीमारी के ठीक होने का प्रतिशत भी काफी बढ़ गया है। जी बिल्कुल मैडम, देख बहुत उम्मीदें हैं लोगों को आयुष्मान योजना से, और इसके जो कहना चाहिए कि वो जिस तरह से चलनी चाहिए, उसमें जिस तरह से लगातार चर्चाएं होती रही कि ये गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी, इस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन तमाम डॉक्टर्स के बीच सबसे पहले जरूरी होता है कि हम जांच तो ले कि क्या बीमारी है। सबसे पहले हम पैथोलॉजी लैब का रुख करते हैं, और इसीलिए अब मैं रुख कर रही हूँ डॉक्टर विधि का, जो कि राजनांदगांव से आई हैं। इनका पैथोलॉजी लैब और रिसर्च सेंटर भी है। मैडम बहुत स्वागत है भी आपका एक बार फिर से। और एक सवाल बहुत जरूरी, थोड़ा मुझे ये कंफ्यूजन होता है कई बार कि हम एक पैथोलॉजी लैब में जब टेस्ट कराते हैं तो रिपोर्ट्स कुछ आती हैं, दूसरे में जाते हैं तो उसी केस में रिपोर्ट्स बदल जाती हैं, ये ऐसा क्यों होता है?
यूजुअली लैब टू लैब वेरिएशन जो है ना, वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। यस, ऑथेंटिसिटी के लिए आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप सर्टिफाइड लैब्स में जाएं। आजकल जो छोटे छोटे लैब्स खोल लिए गए हैं जो सर्टिफाइड नहीं होते, वहां जाने से बचना चाहिए। अदरवाइज जो सर्टिफाइड लैब्स हैं उनमें इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। कुछ टेस्ट हैं जिनको पेशेंट समझते नहीं है, जैसे एक लिपिड प्रोफाइल है, उसके लिए प्रॉपर 12 आवर फास्टिंग जरूरी है। अगर वो आपने नहीं किया है तो आपके रिजल्ट्स कुछ और आएंगे, अगर आपने किया है तो रिजल्ट्स कुछ और आएंगे। ग्लूकोज लेवल्स हैं, इनका घंटे घंटे में भी काफी ज्यादा वेरिएशंस आएंगे। तो कुछ टेस्ट को लेके वो रूल्स फॉलो करने होते हैं, जो उतनी जागरूकता नहीं होने के कारण लोग इस वहम पे पड़ जाते हैं कि लैब टू लैब वेरिएशंस बहुत ज्यादा हैं। अदरवाइज सर्टिफाइड लैब्स में ये बहुत कम देखा गया है कि इस तरह के वेरिएशंस आपको ज्यादा मिले। ठीक है, तो आपकी तरफ से छत्तीसगढ़ की जनता और इस चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता को कुछ कहना चाहेंगी कि कैसे ये तय करें कि ये लैब बेहतर है? क्योंकि लोग देखते हैं जो नजदीक है, जो सस्ती है, आमतौर पर पहले इसी पर हमारी निगाह जाती है। आजकल मोबाइल हर किसी के पास है, ये बहुत आसान है कि आप सिर्फ गूगल पर ये डाल दें कि सर्टिफाइड लैब्स नियर यू। केवल इतना ही लिखने से आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगी। इसके आगे की चीजें तो फिर बहुत पेचीदा होती हैं कि आप सीएमओ के ऑफिस में जाके पता करें, और ये तो बहुत पेचीदा चीज है। द मोस्ट सिंपल थिंग इज आपके पास मोबाइल है, बस गूगल कीजिए सर्टिफाइड लैब्स नियर यू। जी, प्रज्ञा मैडम, मैं आपका रुख कर रही हूँ और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि महिलाएं तमाम मंच पर हैं, नीचे भी हैं, लेकिन बहुत सारे पुरुष भी हैं साथ में। तो मैं एक सवाल आपसे यहाँ जरूर करूंगी कि जब बच्चा होने वाला होता है, उसके कई चीजों के लिए जिम्मेदार सिर्फ एक महिला को बनाया जाता है। खासतौर पर जब हम IF टेक्निक की बात करते हैं, उसमें मेल इनफर्टिलिटी की बात यदि मैं करूं तो कितने जिम्मेदार हैं और आपके क्या अनुभव हैं आपकी प्रैक्टिस के दौरान? इनफर्टिलिटी जो हम कपल आते हैं तो वो हमारा उनका उद्देश्य क्या है? बच्चा करना। तो इनफर्टिलिटी के दोनों पार्ट होते हैं, मेल और फीमेल। अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि उनको ये समझना कि हम ट्रीटमेंट किससे करने वाले हैं। जैसे मेरी आपसे या किसी से बात हो रही थी तो उनको ये नहीं समझ आ रहा था कि IUI क्या टेक्निक है या IVF क्या टेक्निक है। तो अब जैसे मेरे पास एक कपल आया, मैं अभी बता ही रही थी कुछ 1-2 दिन पहले कैलकाटा से जी। तो उनका स्पर्म काउंट उनके पास अभी, जैसे मैडम कह रहे थे कि लैब टू लैब वेरिएशन, तो एक चीज और है कि समय के साथ चीजों का चेंज होना, एक चीज हमेशा नहीं रहेगी। उनके बहुत सारे 7-8 साल की इनफर्टिलिटी थी और उनका रिपोर्ट मैंने 14 मिलियन का भी देखा, 10 मिलियन का भी देखा, 6-7 भी देखा और मेरे पास आके लेस देन 1 मिलियन। तो वो लैब टू लैब वेरिएशन आप इतने समय से जो हो रहा है, ये लैब टू लैब नहीं है, देयर इज सम चेंजेस जो कि उनमें होते जा रहे हैं। उसका अवेयरनेस होना कि समय से उसका काम हो। अब ये है कि जो हमारी बात हो रही थी कि IUI और IVF, ये मैं लोगों को अवेयर करना चाह रही हूँ कि दोनों टेक्निक अलग हैं। IUI टेक्निक जो इनफर्टिलिटी के लिए हम करते हैं, उसमें हम स्पर्म तैयार करके जो सीमेन है उसमें से उसको एक टेक्निक होती है स्पर्म प्रिपरेशन की, उसके थ्रू स्पर्म्स को, अच्छे क्वालिटी के स्पर्म्स को हम यूट्रस में डालते हैं। अब ये हो गया, लेकिन इसमें अंदर कंसेप्शन नेचुरली हो रहा है। लेकिन IVF में डिफरेंस क्या है, क्यों IVF कॉस्टली है? मैम, आपको बहुत ही माफी के साथ बीच में रोकना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि है वो पधार चुके हैं। हमारे साथ पहुंच चुके हैं प्रदेश के मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी। तो हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और यस मैम, आप IVF के बारे में बता रहे थे। बिल्कुल मैम, आप कंटिन्यू कर सकते हैं जी। तो IVF में क्या फर्क है कि हम इसमें एग बाहर निकालते हैं, इंजेक्शंस देते हैं, एक्स्ट्रा एग्स बनाते हैं। एग बाहर निकाला, वहां से स्पर्म लिया, अब इन दोनों को हम मशीन में रख के फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बनाते हैं। तो ये क्या हुआ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब शरीर के बाहर। तो दोनों में बहुत ग्रॉस डिफरेंस है। IUI में फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर हो रहा है और IVF में शरीर के बाहर हो रहा है। फिर ये जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस के अंदर डाला जा रहा है। वहां क्या था, स्पर्म डाला जा रहा था, यहाँ एम्ब्रियो डाला जा रहा है। तो ये बहुत फर्क है, इसलिए ये कॉस्टली है और वो
कम ठीक है। कॉस्टली। अब चूंकि जो घड़ी की सुइयां है वो इशारा कर रही हैं कि अब आपको फटाफट जो है ये राउंड खत्म करना है, लेकिन मोनिका जी जल्दी से, हम ब्रेस्ट कैंसर पूरी दुनिया में महिलाओं में होने वाले कैंसर में नंबर 1 पे है। उसके बाद यदि हम खासतौर पे भारत की बात करते हैं, सर्वाइकल कैंसर बहुत ज्यादा है। मैम, इसको लेके कितनी अवेयरनेस है? खासतौर पे वैक्सीनेशन इसके लिए होने लगा है, लेकिन लोग जागरूक नहीं है, ऐसा क्यों? कहाँ कमी हो रही है? सरकार की तरफ से हो रही है या लोगों की तरफ से हो रही है? सबसे पहले कैंसर का नाम अपने आप सुनते ही लोग और पेशेंट है और उसके रिलेटिव है वो टेंशन में कैंसर का शब्द सुनते ही सबसे पहले पेशेंट और उसके रिलेटिव्स अंधकार में आ जाते हैं कि पता नहीं हमको क्या बीमारी हो गई है, और ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी ज्ञान की प्रगति कर ली है कि हर कैंसर का इलाज है। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी पेशेंट को और उसकी फैमिली को, कैंसर शब्द सुनते ही एकदम से घबराई नहीं कि हम लोगों को क्या हो गया है। और अब जैसे महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन है, अप्रोक्सीमेट 75,000 से 80,000 महिलाएं हर साल सर्वाइकल कैंसर से एक्सपायर हो रही हैं। और सिर्फ एक यही कैंसर है जिसको हम कम से कम स्क्रीनिंग करके 10 से 15 साल पहले डिटेक्ट कर सकते हैं, ताकि उसको प्रिवेंशन, जैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसके लिए हम लोग महिलाओं को जागरूक कर सकते हैं कि उनको अपने जीवन में पैप स्मीयर करवाना चाहिए। जैसे WHO ने भी बोला है 30 साल से ऊपर की महिलाएं उनको हर 3 साल में पैप स्मीयर करवाना चाहिए। अगर मान लो महिलाएं हर 3 साल में जाके पैप स्मीयर नहीं करवाती हैं, तो उनको अपनी लाइफ में एक बार तो 35 से 45 साल के बीच में एक बार पैप स्मीयर कराना चाहिए। पैप स्मीयर से हम सर्वाइकल कैंसर को कम से कम 15 से 20 साल पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं। और अब जैसे बच्चों में वैक्सीनेशन करवाते हैं कि बच्चों को पोलियो नहीं हो, BCG का इंजेक्शन लगाते हैं, DPT का इंजेक्शन लगवाते हैं, वैसे ही सर्वाइकल कैंसर के लिए अब वैक्सीनेशन आ गया है। तो जो भी इसमें क्या है, मेल और फीमेल दोनों को ही वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। जिनकी एज 9 to 14 ईयर्स है उनको सर्वाइकल कैंसर के लिए 2 इंजेक्शन लगवाने चाहिए, और जो 14 ईयर्स से ऊपर है उनके लिए 3 इंजेक्शन अवेलेबल हैं। जैसे बोलते हैं कि वैक्सीनेशन से बीमारी कम होगी, वैसे ही HPV वैक्सीनेशन से 2 टीके जिंदगी के। तो इसलिए सबको जाके वैक्सीनेशन करवाना चाहिए ताकि कि हम सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन कर सके। बहुत अच्छी बात आपने कही है मैम, बहुत जरूरी है कि यदि हमें पहले हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तब अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगे और एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे। भावना जी कह रही थी कि मैं अपना सवाल तभी करूंगी जब स्वास्थ्य मंत्री जी आएंगे। तो स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ श्याम बिहारी जायसवाल जी हमारे बीच हैं। सर, आपके लिए एक सवाल है। स्वास्थ्य मंत्री जी, आपके लिए एक सवाल है। डॉक्टर भावना सिरोही जी आपसे एक सवाल करना चाहती हैं, कह रही है बहुत सारी शिकायतें हैं। जी मैम। एक्चुअली स्वास्थ्य मंत्री जी नमस्ते। मैंने बहुत स्वास्थ्य मंत्री और कई गवर्नमेंट से कई स्टेट्स में एंगेज किया है, पर मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बहुत डायनामिक हैं और प्रोएक्टिव हैं। अगर कोई समस्या बताई जाती है तो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो समस्या का समाधान किया जाए। तो कुछ समस्याएं हैं, जैसे आयुष्मान भारत में अब वो सेंटर गवर्नमेंट से है, वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ पे नहीं है कि जो इलाज है उसके लिए हमको राशि मिलती है, सरकार को मिलती है, हमारे पास आती है, पर जो मरीज की जांचें हैं वो कवर्ड नहीं होती हैं आयुष्मान में। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आप जांच नहीं कर पाएंगे तो इलाज कैसे करेंगे? तो वो जांच करने के लिए हमको फिर धनराशि वगैरह इकट्ठी करनी पड़ती है। और सबसे अच्छा स्टेप जो स्वास्थ्य मंत्री जी ने और गवर्नमेंट ने लिया है कि जो सारे हॉस्पिटल्स हैं उनका ऑडिट करना, देखना कि इलाज ठीक से हो रहा है कि नहीं। अगर आयुष्मान का इलाज हो रहा है तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मरीज का कोई कैश या खर्चा नहीं होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मरीज की जेब से कोई पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। तो ये सब तो मैं कांग्रेचुलेट करूंगी हमारी गवर्नमेंट को, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को, कि वो ये पूरी तरह से कर रहे हैं। मेरी बस एक ही शिकायत है कि जो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन है उसको जल्दी से जल्दी हमारे प्रदेश में इम्प्लीमेंट करा जाए, क्योंकि जो लड़कियां 18 से 20 साल की हैं उनकी जब शादी हो जाएगी तो वो वैक्सीन इनफेक्टिव हो जाती है, और 10 से 20 साल की उम्र में एक ही डोज काफी है।
और हम सब यहाँ पे जो भी बैठे हैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं और गांव-गांव में ये वैक्सीन लगाने को भी तत्पर हैं। थैंक यू। आपका जो प्रश्न है भावना जी बहुत अच्छा है और आपने मुझे पहले भी इस विषय में अवगत कराया है जो सर्वाइकल कैंसर है उसके वैक्सीन के लिए, और उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं कि किस रूप में उसको कर सकते हैं, उसका दायरा क्या होगा, और जो भारत सरकार है उनसे भी कोऑर्डिनेट करके इस पर हम काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो आप सबकी भावना है वो पूरे लोगों की भावना है, मेरी भी भावना है कि जो आयुष्मान है उसमें लोगों के निःशुल्क इलाज होना भी चाहिए। और आप लोग बीच में सभी की शिकायत थी पेमेंट को लेकर, तो मैंने पूरा प्रयास किया कि 31 मार्च तक का सभी प्राइवेट हॉस्पिटल का पेमेंट कर दूं, और मुझे लगता है कि हमने सभी का पेमेंट जिनमें किसी प्रकार के कोई ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं है पूरे पेमेंट कर दिए हैं, और बड़ी ईमानदारी से 1500 से ऊपर करोड़ के हमने पेमेंट इस बीच में 2-3 महीने में किए। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। और एक आयुष्मान योजना पे पूरा का पूरा एक सेशन ही होने वाला है, तो और ढेर सारे सवाल हैं जो आएंगे, और हमारे वो उस सेशन को प्रधान संपादक INH और हरिभूमि के डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी करेंगे जाहिर तौर पे। तो वो सवाल भी हैं हमारे डॉक्टर्स के जो तैयार हैं आपके, और आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार भी जाहिर करना चाहूंगी कि इतना समय आपने निकाला है हमारे लिए, इसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। बिल्कुल, तो आयुष्मान भव इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि हम उन तमाम विषयों को छू पाए जो कि हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है। बहुत आभार व्यक्त करते हैं डॉक्टर भावना सिरोही जी आपका, प्रज्ञा सूर्यवंशी जी, और साथ ही साथ डॉक्टर सुमन मित्तल जी, डॉक्टर मोनिका जिंदल जी, डॉक्टर विधि मोदी जी, और डॉक्टर नीरज पहलाजानी का भी बहुत धन्यवाद हम करते हैं। और अब बारी है स्मृति चिन्ह की, तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ जोरदार तालियों के साथ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी को, वो स्टेज पर कृपया पधारें। और जो हमारी सभी महिला डॉक्टर, जो ये एक ब्रिगेड जो कि महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर में बेहतरीन काम ये कर रहे हैं, और इनके काम की सराहना का आज दिन है, तो जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। अब बारी इनके सम्मान की, और एक बार फिर से हम सभी नाम को रिपीट करेंगे और बताएंगे आपको कि कौन कौन इस वक्त हमारे साथ हैं। ये नाम बेहद महत्वपूर्ण। डॉक्टर भावना सिरोही सबसे पहले मेडिकल डायरेक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, बालको मेडिकल सेंटर। डॉक्टर नीरज पहलजानी जी है, चीफ मेडिकल डायरेक्टर, पहलजानी वुमेन्स हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर। तो तालियां बजती रहनी चाहिए, देखिए जोश कम नहीं होना चाहिए आपका। और डॉक्टर प्रज्ञा सूर्यवंशी हैं, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं, SMC हॉस्पिटल रायपुर। डॉक्टर सुमन मित्तल, MD DM डायरेक्टर मित्तल हॉस्पिटल। डॉक्टर मोनिका जिंदल हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज से, इनके लिए भी जोरदार तालियां। और डॉक्टर विधि मोदी, डायरेक्टर विधि डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर राजनांदगांव। तालियां बजती रहनी चाहिए। आयुष्मान भव इस कार्यक्रम का नाम है, और मुझे लगता है कि ये तालियों की गड़गड़ाहट आपकी ऊर्जा को भी बताती है, इसलिए भी बहुत जरूरी है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये डिस्कशन रहा है। इसमें महिलाओं को लेकर, विमेंस को लेकर जो हेल्थ इश्यूज होते हैं उसको हमने और बारीकी से समझा है। तो ये महिला शक्ति और महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हमारे सामने 6 महिला डॉक्टर्स हैं। जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए। जितनी मेहनत ये महिलाएं करती हैं, शायद मुझे नहीं लगता कि और इतनी मेहनत और डबल इन्होंने देखिए काम करना होता है। पहले तो इनको अपना घर भी देखना, और इसके अलावा अपने समाज के साथ भी उत्कृष्ट सेवाओं में ये लगातार काम कर रही हैं। चाहे समाज सेवा की हम बात करते हैं, हर वो क्षेत्र हैं जिनको इन महिलाओं ने छुआ। और अगर हम डॉक्टरी पेशे की बात करें तो बहुत बेहतरीन काम इस पैनल ने किया। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा था